बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। CSS FPSC के चैनल पर आप सबको खुशामदीद। आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस करेंगे वो है सैलियन फीचर ऑफ 1973 कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि FPSC के डिस्क्रिप्टिव टेस्ट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसमें से मैक्सिमम टाइम 2 या 3 MCQs हर वन पेपर MCQs में आ जाते हैं। तो आइए अपने वीडियो का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो फीचर है हमारे 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन का, वो है कि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन और अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या डिफरेंस होता है? रिटन कॉन्स्टिट्यूशन वो कॉन्स्टिट्यूशन होता है जो कि पास्ड बाय द पार्लियामेंट होता है और इन कोडिफाइड फॉर्म होता है। कोडिफाइड फॉर्म का मतलब ये है कि उसके कोई ना कोई आर्टिकल्स होते हैं जिनको आर्टिकल में उस पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को डिवाइड किया जाता है। जिस तरह के हमारा 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन के 12 पार्ट्स हैं, 280 आर्टिकल्स हैं और 5 शेड्यूल्स हैं। और यूके का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। उसके बाद हमारे पास जो है वो बेसिक प्रिंसिपल आ जाता है। बेसिक प्रिंसिपल हमारे पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन का ये है कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन इज़ द रोड मैप ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि हमारे पास सबसे पहले प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन थी और बाय 8th अमेंडमेंट उसको सब्सटेंटिव पार्ट बना दिया गया था। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में ये बताया गया था कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन होगा वो इस्लामिक करैक्टर का होगा और उसका जो स्टेट का नाम रखा जाएगा वो इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान रखा जाएगा और जितने भी लॉज एंड रूल्स होंगे वो इस्लामिक होंगे। ये हमारा बेसिक प्रिंसिपल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। उसके बाद हमारे पास रिजिडिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन आ जाता है। रिजिडिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को किसी को फाइंड करने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि उस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कैसे अमेंडमेंट की जा सकती है। जो हमारे पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर 2/3 मेजॉरिटी के साथ जो है वो नेशनल असम्बली की मेजॉरिटी के साथ अमेंडमेंट की जा सकती है। उस हिसाब से हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान है वो सेमी रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है। उसके बाद हमारे पास नेशनल लैंग्वेज आ जाती है। हमारे जो पाकिस्तान की नेशनल लैंग्वेज है वो उर्दू है और हमारे पास जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो इंग्लिश है। लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये कहा गया था जब 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन बना था कि हमारी जो ऑफिशियल लैंग्वेज होगी वो 15 साल के बाद उर्दू हो जाएगी, जो है वो कन्वर्ट किया जाएगा। लेकिन अभी तक जो है वो हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश ही है। उसके बाद हमारे पास जो है आर्टिकल 6 आ जाता है, जिसको हम हाई ट्रीजन आर्टिकल भी कहते हैं। इसका क्या मतलब है कि ये जो आर्टिकल 6 है ये प्रोवाइड करता है सिक्योरिटी टू द कॉन्स्टिट्यूशन। इसका ये है कि अब्रोगेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन लेड टू हाई ट्रीजन। कोई भी बंदा जो कि अटेम्प्ट करेगा अब्रोगेट करने का या कंस्पायर करेगा अब्रोगेट करने का, ट्राई टू डिज़ोल्व, सबवर्ट और अटेम्प्ट और कंस्पायर टू सबवर्ट, यूज़ ऑफ फोर्स, शो ऑफ फोर्स और बाय एनी अदर अनकॉन्स्टिट्यूशनल मीन एब्रोगेट करने की कोशिश करेगा कॉन्स्टिट्यूशन को, शैल बी गिल्टी ऑफ हाई ट्रीजन। और उसका जो हेल्पर होगा, कोई किसी भी तरह से जो कोई हेल्प करेगा उसको, वो भी गिल्टी होगा। और इसकी सज़ा क्या है? डेथ पेनल्टी है या फिर लाइफ सेंटेंस है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है आर्टिकल 58(2)B। आर्टिकल 58(2)B जो है वो प्रेसिडेंट को ये पावर देता है कि वो किसी भी गवर्नमेंट को रिमूव कर सकता है ऑन अ ग्राउंड ऑफ करप्शन, कि पावर ऑफ द प्रेसिडेंट टू रिमूव करप्ट गवर्नमेंट हु लॉस्ट द कॉन्फिडेंस ऑफ पीपल। इसके अंदर बहुत से लूप होल हैं क्योंकि प्रेसिडेंट के पास ये पावर है, वो किसी भी गवर्नमेंट को जो है वो करप्ट करार दे सकता है। ये जो आर्टिकल है इसको ऐड किया गया था बाय द देन प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ज़ियाउल हक, जिन्होंने 8th अमेंडमेंट के ज़रिए आर्टिकल 58(2)B को ऐड किया था 1985 में। बेनज़ीर की जो फर्स्ट गवर्नमेंट थी रिमूव्ड बाय गुलाम इसहाक खान बाय यूजिंग आर्टिकल 58(2)B। नवाज शरीफ की फर्स्ट गवर्नमेंट को भी रिमूव किया गया था, गुलाम इसहाक खान ने किया था बाय यूजिंग 58(2)B को। और उसके बाद बेनज़ीर की जो सेकंड गवर्नमेंट थी उसको भी फारूक लगारी ने इसी आर्टिकल को यूज़ करते हुए जो है रिमूव कर दिया था। उसके बाद नवाज शरीफ साहब को ये बात समझ लग गई थी कि प्रेसिडेंट के पास ये पावर है कि वो किसी भी गवर्नमेंट को रिमूव कर सकता है, इसलिए उन्होंने 58(2)B को कॉन्स्टिट्यूशन से जो है वो रिमूव कर दिया था बाय यूजिंग 13th अमेंडमेंट। 17th अमेंडमेंट के अंदर परवेज़ मुशर्रफ ने आर्टिकल 58(2)B को दोबारा से ऐड कर दिया था और 18th अमेंडमेंट के अंदर जरदारी साहब ने इस आर्टिकल 58(2)B को रिमूव कर दिया था और अभी तक जो है ये आर्टिकल 58(2)B रिमूव है, पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा नहीं है। उसके बाद हमारे पास जो है फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना फाउंडिंग फादर ऑफ पाकिस्तान ने जो है वो पाकिस्तान बनने से पहले ही कह दिया था कि पाकिस्तान एक फेडरेशन
होगा। और फेडरेशन का मतलब ये है कि पावर जो होगी वो डिवाइड होगी सेंटर में और प्रोविंसेस में। हमारा 1956 का कॉन्स्टिट्यूशन, 1962 का कॉन्स्टिट्यूशन और 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन, तीनों ही ये बताते हैं कि हमारे पाकिस्तान में फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट होगा। इसका ये मतलब हुआ कि 2 टायर्स ऑफ गवर्नमेंट होगा, एक सेंटर होगा, सेंटर पावर होगी, और एक प्रोविंशियल पावर होगी। प्रोविंशियल गवर्नमेंट जिस तरह हमारे पास KP की अलहदा गवर्नमेंट होती है, पंजाब की, सिंध की और बलोचिस्तान की। सेंटर पावर के पास फॉरेन पॉलिसी, करेंसी, डिफेंस और बजट्स वाले सब्जेक्ट्स होंगे, और प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास हेल्थ, एजुकेशन, एग्रीकल्चर और बाकी के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास होंगे। उसके बाद हमारे पास आ जाता है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इसका ये मतलब होता है कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में 2 हेड होते हैं। एक जो है वो हेड ऑफ द स्टेट होता है जिसको हम प्रेसिडेंट कहते हैं, और एक हेड ऑफ द गवर्नमेंट होता है जो कि प्राइम मिनिस्टर कहलाता है। प्राइम मिनिस्टर अपनी कैबिनेट बनाता है और उसको प्रिजाइड भी करता है, और प्राइम मिनिस्टर इज़ द लीडर ऑफ द हाउस, ठीक है। और प्रेसिडेंट जो है वो सिर्फ सेरेमोनियल हेड ऑफ द स्टेट होता है जिसका काम सिर्फ विजिट्स करना होता है और कॉन्फ्रेंसेस अटेंड करना होता है। इसके अलावा उसका कोई ख़ास काम नहीं होता। जितने भी बिल जो हैं वो पास होने होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस के ऊपर ही बिल पेश किए जाते हैं और पास भी किए जाते हैं। और प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में ये होता है कि हेड ऑफ द स्टेट और हेड ऑफ द गवर्नमेंट जो है वो एक ही पर्सन होता है जिसको हम प्रेसिडेंट कहते हैं, और प्राइम मिनिस्टर की सीट नहीं होती। उसके बाद हमारे पास आ जाता है बाई कैमरल लेजिस्लेचर। बाई कैमरल लेजिस्लेचर का मतलब ये होता है, बाई का मतलब है दो का, और कैमरल का मतलब हाउसेस। 1956 का कॉन्स्टिट्यूशन और 1962 का जो कॉन्स्टिट्यूशन था पाकिस्तान का वो यूनी कैमरल लेजिस्लेचर था। बाई कैमरल लेजिस्लेचर का मतलब ये है कि जिसको हम मजलिस शूरा कहते हैं और जिसको हम पार्लियामेंट भी कहते हैं, उसके 2 हाउसेज होते हैं। एक होता है अपर हाउस और एक होता है लोअर हाउस। अपर हाउस को हम सेनेट कहते हैं और लोअर हाउस को हम नेशनल असम्बली कहते हैं। सेनेट के अंदर हमारे पास 100 सीट्स हैं और जो हमारे पास नेशनल असम्बली है उसमें 342 सीट्स हैं। और नेक्स्ट जो इलेक्शन होगा 2023 में या 2022 में, उसके अंदर जो है उसकी सीट्स जो है नेशनल असम्बली की 336 हो जाएंगी, क्योंकि पंजाब की कुछ सीट्स जो हैं वो कम कर दी गई हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है डायरेक्ट मेथड ऑफ इलेक्शन। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अडल्ट फ्रेंचाइज से मतलब ये है कि कोई भी पाकिस्तान का शहरी सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान जो कि 18 साल का है और उसके पास पाकिस्तानी CNIC है और उसका नाम जो है वो वोटर लिस्ट के अंदर मौजूद है, तो वो वोट अपना दे सकता है। और वो किसको इलेक्ट करेगा? MNAs को और MPs को। उसके बाद हमारे पास आ जाता है होल्डिंग ऑफ रेफरेंडम। ये होल्डिंग ऑफ रेफरेंडम जो है वो 7th अमेंडमेंट के ज़रिए जो है इसको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर ऐड किया गया था। इसका मतलब ये है कि डायरेक्ट वोट ऑफ बाय पीपल। अब कॉन्स्टिट्यूशनली जो है वो प्रेसिडेंट के पास ये पावर होती है कि अगर प्राइम मिनिस्टर जो है वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस जो है वो सिक्योर करने में फेल हो जाता है, तो प्रेसिडेंट के पास ये पावर है कि वो रेफरेंडम को होल्ड कर सकता है। और ये जो आर्टिकल 95 ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन है वो बताता है कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस अगेंस्ट प्राइम मिनिस्टर को लाया जा सकता है। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं आर्टिकल 29 से 40 तक प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी। इसके अंदर आर्टिकल तो काफ़ी से हैं, जो इसके अंदर बेसिक जो और मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं वो ये है कि इस्लामिक वे ऑफ लाइफ को प्रमोट किया जाएगा, फुल पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन नेशनल लाइफ को प्रमोट किया जाएगा, प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटीज़ जो कि आर्टिकल 36 है, और जो मुस्लिम वर्ल्ड है उसके साथ जो है वो अच्छे ताल्लुकात जो हैं वो बढ़ाए जाएंगे। उसके बाद हमारे पास एक और फीचर आ जाता है इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। जो जुडिशरी है, एग्जेक्टिव है और लेजिस्लेचर है, वो सारे जो हैं वो अपने अपने काम जो हैं वो अपने ही दायरा कार में रहते हुए करेंगे, जिसको हम सेपरेशन ऑफ पावर कहते हैं। लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो हालात हैं वो आप सबको ही पता है। सिंगल सिटीज़नशिप है। इसका मतलब ये है कि कोई भी आदमी किसी भी प्रोविंस का शहरी जो है वो किसी दूसरे प्रोविंस के अंदर जाकर अपना कारोबार कर भी सकता है, जायदाद ख़रीद भी सकता है और बेच भी सकता है। एक ही CNIC हमारे पाकिस्तान में। उसके बाद हमारे पास आ जाता है रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ का मतलब है कि एवरीवन इज़ इक्वल बिफोर लॉ। सारे जो हैं वो लॉ के सामने बराबर हैं और किसी के भी फंडामेंटल राइट्स को डिप्राइव नहीं किया जा सकता। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि फंडामेंटल राइट्स है, जो कि आर्टिकल नंबर 8 से 28 तक हैं। इसका अलहदा से भी डिस्क्रिप्टिव टेस्ट के अंदर भी क्वेश्चन आ जाता है, और वैसे अगर सैलिएंट फीचर आ जाते हैं तो इसको आपने अलहदा से इसको लाजमी मेंशन करना है। सबसे पहले हमारे पास सिक्योरिटी ऑफ अ पर्सन है कि उसकी लाइफ और लिबर्टी को कोई भी जो है वो कर्टेल नहीं कर सकता। उसके बाद सेफ गार्ड एज टू अरेस्ट एंड डिटेंशन। किसी भी बंदे को किसी जुर्म जब तक उसके ऊपर साबित नहीं हो जाता उससे पहले उसको अरेस्ट नहीं किया जा सकता, और अगर उसको अरेस्ट किया जाता है तो उसके पास ये पावर होती है कि वो अपने आप को डिफेंड करे और अपना लॉयर जो है वो हायर कर सके। और अगर जब उसको अरेस्ट कर लिया जाएगा तो राइट टू फेयर ट्रायल भी उसको हक हासिल होगा।
उसके बाद हमारे पास आ जाता है स्लेवरी, फोर्स्ड लेबर को प्रोहिबिट कर दिया गया था। 14 साल से जितने भी बच्चे कम हैं उनको जो है वो फैक्ट्रीज़ के अंदर और माइंस के अंदर वो काम नहीं कर सकते। देयर शैल बी प्रोटेक्शन अगेंस्ट रेट्रोस्पेक्टिव पनिशमेंट। रेट्रोस्पेक्टिव पनिशमेंट का ये मतलब है कि कोई भी जुर्म या फिर एक्ट उसको कह सकते हैं कि कोई भी लॉ आने से पहले किसी बंदे ने कोई एक्ट किया था और जो कि अब जो है वो जुर्म करार दिया गया है, उसकी कोई पनिशमेंट करार दे दी गई है, तो उससे पहले जो है उस लॉ से पहले जो है उसको जो उसने एक्ट किया था उसकी सज़ा उसको नहीं मिलेगी। देयर शैल बी अ प्रोटेक्शन अगेंस्ट डबल पनिशमेंट। किसी भी एक जुर्म की 2 बार सज़ा नहीं दी जाएगी। और सेल्फ इंक्रीमिनेशन, कोई भी बंदा अपने खिलाफ जो है उससे खुद से अपने से गवाही नहीं ली जाएगी या फिर उसको नहीं होगी। फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, उसके बाद फ्रीडम्स आ जाती हैं। फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, फ्रीडम ऑफ असेंबली, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, फ्रीडम ऑफ ट्रेड, बिजनेस, प्रोफेशन और फ्रीडम ऑफ स्पीच फॉर ऑल सिटीजन्स ऑफ पाकिस्तान। उसके बाद हमारे पास है ऑल सिटीजन शैल हैव द राइट टू एक्सेस टू इंफॉर्मेशन इन ऑल मैटर्स ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस। कोई भी बंदा किसी भी तरह की वफाकी मोतसिब से जो है इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकता है। फ्रीडम टू प्रोफेस रिलीजन एंड टू मैनेज रिलीजियस इंस्टीट्यूशन। जो हमारे पास मुसलमान हैं और दूसरी माइनॉरिटीज़ है वो अपने रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को जो है वो मैनेज कर सकते हैं। सेफ गार्ड अगेंस्ट द टैक्सेशन फॉर द पर्पज़ ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन। क्या मतलब, इसका मतलब ये है कि जो ज़कात है वो नॉन मुस्लिम से नहीं ली जाएगी और उनके जो टैक्सेशन होती है वो मुसलमानों से नहीं ली जाएगी। उसके बाद सेफ गार्ड एज टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ रिलीजन। के मतलब माइनॉरिटीज़ जो हैं जो गैर मुस्लिम हैं उनको फोर्स नहीं किया जाएगा कि वो इस्लामियात पढ़ें या इस्लामिक स्टडीज़ पढ़ें, और नॉन मुस्लिम्स को जो है वो नॉन मुस्लिम्स के जो सब्जेक्ट्स हैं उनको पढ़ने के लिए फोर्स नहीं किया जाएगा। ऑल सिटीजन हैव राइट टू एक्वायर, होल्ड एंड डिस्पोज प्रॉपर्टी इन एनी पार्ट ऑफ पाकिस्तान। ये वही हमारे पास सिंगल सिटीजनशिप वाला आ गया। प्रोटेक्शन ऑफ प्रॉपर्टी राइट ऑफ ओनर्स, ऑल सिटीजन आर इक्वल एंड देयर शैल बी नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन बेसिस ऑफ सेक्स, कास्ट, क्रीड एंड कलर। उसके बाद फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रंस ऑफ एज 5 to 16 बाय गवर्नमेंट। उसके बाद हमारे पास एंड पे आ जाता है नो डिस्क्रिमिनेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्सेस टू पब्लिक प्लेसेस, के कोई भी आदमी जो है वो पब्लिक प्लेसेस पर जा सकता है पाकिस्तान का शहरी। उसके बाद सेफ गार्ड अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन इन सर्विसेज, के सबको जो है हक हासिल है कोई भी जॉब जो है वो लेने का। उसके बाद ऑल सिटीजन्स हैव राइट टू प्रिजर्व देयर पर्टिकुलर लैंग्वेज, जिस तरह के सिंधी, बलोची, पंजाबी और पश्तो हैं, स्क्रिप्ट एंड देयर कल्चर। जो सिंधी, बलोचियों, पंजाबी और जो कि बाकी के नॉन मुस्लिम्स हैं उनको भी अपना कल्चर प्रिजर्व करने की पूरा राइट हासिल है पाकिस्तान के अंदर। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर अभी तक आपने सिलेबस वाली वीडियो जो है वो नहीं देखी तो उसका मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आपने वो लाजमी देख लेनी है, जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि FPSC का जो डिस्क्रिप्टिव टेस्ट है उसके अंदर कैसे सवाल आते हैं। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा।